हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम मनी बिल के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चन हैं 2025 के वो देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, हम साथ में उसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे भी पढ़ेंगे, ताकि मनी बिल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है तो आप उसे यहीं पे कवर कर सकते हैं इस लेक्चर के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई है? अगर आपको ऑलरेडी आंसर्स पता हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आपने मनी बिल के बारे में पढ़ा है पॉलिटी में, अगर क्वेश्चन आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है, अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110 जो है उसमें धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दे रखी है। एक्स्ट्रा इन्फो देख लेते हैं। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो मनी बिल है वो कौन से सभा में पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, उससे ज्यादा अगर वो रोकती भी है तब भी वो चला जाता है। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। और प्रकृति की अगर बात करें, धन विधेयक हमेशा एक सरकारी विधेयक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? यानी कोई मनी बिल है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष राइट हो जाता है। एक्स्ट्रा इन्फो देख ले। प्रमाणन की बात करें, यह विधायक पर धन विधेयक होने का हस्ताक्षर करता है। इसके बाद उनके निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्ति होती है वो सर्वोच्चतम होती है। तो न्यायालय भी, यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी जाते हैं तो वहां पर भी जो लोकसभा अध्यक्ष ने अगर उसने कह दिया है कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल ही होगा। यह अधिकार केवल निम्न सदन के प्रमुख को प्राप्त होता है। राष्ट्रपति भी इस निर्णय को नहीं बदल सकते हैं कि विधेयक कौन सा है, वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही तय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर है, धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों के भीतर वापस करना अनिवार्य है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है 14 दिन में वापस आ जाना चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं भेजते तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वेरीफाई होकर आगे चला जाता है लोकसभा के अंदर। तो सीमा 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा इसमें बदलाव की सिफारिश कर सकती है पर बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को खारिज नहीं कर सकती है। लोकसभा सदस्य के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो भी सुझाव राज्यसभा के द्वारा दिए जाते हैं वो लोकसभा उसकी मर्जी से, अगर ठीक है हमें चेंजेस करने चाहिए तो ही करती है, अदरवाइज नहीं करती है। सीमित शक्ति किसके पास है? धन विधेयक के मामले में जो राज्यसभा होती है उसके पास बहुत ही निमित यानी सीमित शक्तियां हैं, वो इतना चेंजेस नहीं कर सकते हैं और ना ही इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ उनको दिया जाता है कि आप उसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर हो जाता है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी लोकसभा के अंदर सबसे पहले ये क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। तो मनी बिल जो है लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस में पेश किया जाता है और किस में नहीं, ये डिफरेंसेस भी आप इसे देख सकते हैं। यह केवल मंत्रियों द्वारा ही पेश किया जा सकता है, जो भी मंत्री होते हैं वो ही उसे पेश कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य होती है। चूंकि यह जनता के पैसे में से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता के सदन में यानी लोक सभा के सदन में ही इसे पेश किया जाता है। बहुमत की बात करें, लोकसभा में हार होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर सरकार में अगर हार हो जाती है लोकसभा के अंदर तो उसे सरकार को, जो भी सरकार है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, धन विधेयक के संबंध में क्या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नहीं, प्रावधान नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी प्रावधान यानी कोई भी जॉइंट सिटिंग यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पावर जो रहती है वो किसके हाथ में रहती है? लोकसभा के पास में। तो इसलिए यहाँ पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। अनुच्छेद की बात करें,
संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है पर धन विधेयक के लिए नहीं है। बाकी अगर कोई डिसीजन है उसके लिए संयुक्त बैठक का जो अनुच्छेद 108 में दे रखा है कि संयुक्त सिटिंग यानी जो दोनों ही लोकसभा एक साथ बैठ के वो कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक के लिए नहीं है। कारण क्या है? चूंकि लोकसभा की शक्ति सर्वोच्च है इसलिए गतिरोध की स्थिति नहीं बनती है। यदि लोकसभा इसे पारित कर दे तो इसे अंतिम माना जाता है। संविधान में धन विधेयक हेतु संयुक्त सत्र का वर्जन है और यह प्रावधान लोकसभा में वर्चस्व को सुरक्षित करता है। तो लोकसभा के पास क्या हो जाता है? शक्ति है ज्यादा उसके राज्यसभा के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होता है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 109 यानी आर्टिकल 109 के अंदर धन विधेयक की जो जितनी भी विशेष प्रक्रिया है वो बताई गई कि इस तरीके से मनी बिल होना चाहिए और इस तरह से इसे पेश करना है, किसके पास कितने अधिकार है, वो सारी चीजें जो है 109 आर्टिकल में दे रखी हैं। अनुच्छेद 110 में परिभाषा है और 109 में प्रक्रिया है। 110 में क्या है? परिभाषा दे रखी है और 109 में प्रक्रिया दे रखी है। 109 में स्पष्ट करता है, अनुच्छेद 109 में स्पष्ट करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं आएगा, है ना। धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। यह राज्यसभा द्वारा विधेयक लौटाने की समय सीमा तय करता है। संवैधानिक यह अनुच्छेद लोकसभा की अन्य शक्तियों का आधार है। स्पष्टता की बात करें, प्रतिक्रिया त्रुटि होने पर अनुच्छेद 109 का संदर्भ लिया जाता है। अगर लोकसभा मान लीजिए कि पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया है और कोई त्रुटि हो जाती है तो 109 के संदर्भ में जो भी अनुच्छेद पे लिखा गया होगा वो प्रॉब्लम्स जो होगी वो 109 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं भेज सकते। अगर कोई और बिल है मनी बिल के अलावा तो वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति भेजते हैं, लेकिन मनी बिल को वापस नहीं भेजा जाता है रिकंसिडरेशन के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर होती है मनी बिल के रिलेटेड। विकल्प की बात करें, राष्ट्रपति या तो सहमति देते हैं या इसे रोक सकते हैं, लेकिन वापस नहीं भेज सकते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति इस पर तुरंत हस्ताक्षर करते हैं, सामान्यतः करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है जिस पे रोक लगी है। क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से आता है इसलिए वापसी का तर्क नहीं होता है। तो हमने जैसे बोला, पहले ही पढ़ा कि जो पेश करने से पहले अध्यक्ष को क्या जो राष्ट्रपति है उनसे क्या लेनी पड़ती है? सहमति लेनी पड़ती है। तो वो तर्क करने का वो होता ही नहीं कि वापस भेजा जाएगा। अनुच्छेद की बात करें, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां अनुच्छेद 111 के तहत आती हैं। अगर वो वीटो करना चाहते हैं यानी वो उस बिल पे मनी बिल पे रोक लगाना चाहते हैं तो उनकी शक्तियां 111 में लिखी गई हैं। बाध्यता की बात करें, धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की भूमिका सीमित है। तो यहाँ पर मेजरली पावर किसका हो जाता है? लोकसभा के पास आता है, ना ही राज्यसभा के पास, ना ही राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल और धन विधेयक यानी मनी बिल के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वित्त यानी फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के बीच में कि जितने भी धन विधेयक होते हैं यानी मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बिल होते हैं वो मनी बिल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, श्रेणी की बात करें, धन विधेयक वित्त विधेयक की एक उप श्रेणी है। मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल की एक सबसे उप श्रेणी में आ जाता है। परिभाषा की बात करें, 110 में क्या सीमित है और धन विधेयक क्या है वो पूरी परिभाषा में लिखा गया है, मनी बिल क्या है क्या नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद की बात करें, जो वित्त विधेयक है फाइनेंशियल बिल है वो अनुच्छेद 117 में दिए गए, मतलब वो किस तरह का होता है, क्या प्रकार है उनके, ये सब। हालांकि जो फाइनेंशियल बिल होता है उसका ही एक पार्ट होता है मनी बिल, लेकिन मनी बिल अलग होता है और वो उप श्रेणी के अंदर आता है। जैसा हमने ऑप्शन में देखा कि जितने भी फाइनेंशियल बिल होते हैं वो मनी बिल नहीं होते हैं, लेकिन जितने मनी बिल्स होते हैं वो फाइनेंशियल बिल जरूर होते हैं। निर्णय लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कौन सा 117 वाला विधेयक विधेयक है या 110 में आएगा, यानी कौन सा बिल है। जैसे कि अगर मनी बिल किया या फिर फाइनेंशियल बिल किया तो वो कौन सा है, फाइनेंशियल है या फिर मनी है, वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसकी पावर हो जाती है अध्यक्ष के पास। समानता की बात करें, दोनों ही केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, दोनों ही
लोकसभा, या चाहे फाइनेंशियल बिल हो या फिर मनी बिल हो, दोनों लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 110 के अनुसार इनमें से कौन सा विषय धन विधेयक के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, किसी कर यानी टैक्स का अधिरोपण या परिवर्तन, टैक्स का चेंज करना हो या फिर टैक्स के ऊपर कोई भी अधिरोपण करना है, तो वो कौन सा बिल हो जाएगा? विद धन विधेयक हो जाएगा, यानी मनी बिल हो जाएगा, जो कि 110 के अनुसार होते हैं। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना इसमें शामिल है, यानी टैक्स में क्या क्या है ये देख लीजिए। निधि यानी संचित निधि, कंसोलिडेटेड जो फंड है, जो पैसे निकालने हैं, वो भी मनी बिल के रिलेटेड आता है। किसी खर्च को सचित निधि पर भारित घोषित करना है तो भी वो किस में आएगा? मनी बिल में आएगा। सचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरता भी मनी बिल में आएगा। और स्थानीय कर या साधारण पेनल्टी इसमें नहीं आती है, वो भी अपवाद हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपका हो जाएगा, भारत की सचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो है से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित करना अनिवार्य है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएट बिल पारित करना अनिवार्य हो जाता है अगर आपको इंडिया के फंड में से धन निकालना हो तो। अनुच्छेद, ये जो उल्लेख किया गया कि किस तरीके से आप फंड निकाल सकते हैं, वो पूरा अनुच्छेद 114 में दिया गया है। प्रकृति की बात करें, विनियोग विधेयक भी एक प्रकार का धन विधेयक यानी एक प्रकार का क्या होता है? मनी बिल ही होता है। हम ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बिना इसके पास हुए सरकार 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। अगर आपने कंसोलिडेटेड फंड बिल जो है वो पास किया और अगर उस पर अनुमति नहीं दी गई है तो आप सरकार के वो फंड में से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। प्रक्रिया की बात करें तो बजट मांगों पर मतदान के बाद इसे पेश किया जाता है, मतलब पहले मतदान होता है कि नहीं, हाँ कर सकते हैं, इसके बाद उसे पेश किया जाता है। शक्ति की बात करें तो यह संसद का कार्यपालिका की तिजोरी पर नियंत्रण करता है। तो शक्ति किसके पास हो जाएगी? जो कार्यपालिका होती है, तिजोरी की जो नियंत्रण करते हैं उनके पास। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो जाता है, राज्यों में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? राज्यों की बात की गई है तो यहाँ पर अनुच्छेद 199 यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, आर्टिकल 199। तो ये राज्यों के मनी बिल के रिलेटेड परिभाषित करता है। तुलना की बात करें, केंद्र के लिए 110 है तो राज्यों के लिए 199 है। तुलना तो जो केंद्र का मनी बिल के बारे में 110 में लिखा गया है, राज्यों के मनी बिल के बारे में 199 अनुच्छेद में लिखा गया है। राज्यसभा में विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हैं, राज्य के अंदर विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो, और केंद्र सरकार में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो निर्णय लेते हैं। प्रस्तुति यह केवल विधानसभा में पेश किया जाता है, यानी राज्य का जो विधानसभा होता है उसमें ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की बात करें, इसे राज्यपाल की पूर्व अनुशासन पर पेश किया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट की ली जाती है वैसे राज्य में राज्यपाल की ली जाती है। परिषद की बात करें, विधान परिषद भी इसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है, जैसे राज्यसभा जैसे रोक सकती है वैसे विधान परिषद भी उसे सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है 112 अनुच्छेद जो है वो सही होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट अनुच्छेद 112 के तहत आता है। संविधान में बजट शब्द का नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग है, तो आपको ये स्पेशली याद रखना है कि संविधान के अंदर बजट कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति की बात करें तो इसे हर साल सदन में पटल पर रखवाता है, यानी राष्ट्रपति को जो बिल है, जैसे बजट बोलते हैं ना हम, इस साल का बजट या फिर वो बजट जो है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हर साल सदन के समक्ष रखवाया जाता है। इसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का, व्यय का ब्यौरा होता है, यानी बजट जो रहता है उसमें कितना पैसा खर्च किया ये सब कुछ होता है। आपको पता है बजट क्या होता है ना। प्रकार बजट को भी प्रक्रिया के दौरान धन विधेयक के रूप में भी पारित किया जाता है। प्रस्तुतकर्ता की बात करें, इसे सामान्यतः देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो पेश करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे 2025 की जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं वो कौन है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, धन विधेयक के संबंध में लेखानुदान यानी वोट ऑन द अकाउंट का क्या अर्थ है? वोट ऑन द अकाउंट का क्या अर्थ है? तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता है आपका, बजट पारित होने तक अंतरिम खर्च के लिए अग्रिम धन, ये होता है वोट ऑन द अकाउंट। इसका प्रावधान 116 अनुच्छेद में लिखा गया है। सामान्यतः 2 महीने के लिए खर्च के लिए तैयार किया जाता है। उद्देश्य है कि बजट प्रक्रिया के दौरान सरकारी काम रुक न जाए, क्योंकि जब बजट होता है तो सारे काम रोकने नहीं चाहिए, इसलिए इस चीज को किया जाता है वोट ऑन द अकाउंट। चुनावी वर्ष में इसे अंतरिम बजट के रूप में भी देखा जाता है। यह भी लोकसभा द्वारा बिना चर्चा के पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित कर दे और राज्यसभा 14 दिन में न लौटाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो विधान परिषद होता है या फिर आपका जो राज्यसभा होती है उसका ज्यादा वो नहीं होता। दोनों में बता रही हूँ, सेंट्रल में भी बता रही हूँ और आपका स्टेट में भी बता रही हूँ कि जो सेंट्रल के अंदर जो लोकसभा होती है, सॉरी राज्यसभा जो होती है, उसके पास भले वो 14 दिन में उसे पास करे ना करे वो ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाता है, वैसे ही विधान परिषद में भी पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा की सहमति या असहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह नियम लोकसभा को वित्तीय मामलों में सर्वोच्च बनाता है, यानी हाई पावर मनी बिल के रूप में किसके पास होता है? लोकसभा में। 14 दिन की गिनती विधेयक प्राप्त होने की तिथि से होती है, यानी जिस दिन प्राप्त हुआ उससे 14 दिन के भीतर या तो उन्हें दे देना है, अगर नहीं भी देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पारित माना जाता है। इसके बाद इसे सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, पहले लोकसभा में जाता है, इसके बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है, उसके बाद सीधा ये राष्ट्रपति के पास जाता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 109 के पार्ट 5 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है और ये पूरी ही प्रक्रिया भी दे रखी है। प्रश्न नंबर आखिरी और 15वां यहाँ पर है कि वित्तीय विधेयक यानी प्रकार 1 जो है और धन विधेयक जो प्रकार 2 है, में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता यहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन बी, दोनों केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश होते हैं। दोनों संयुक्त बैठक में नहीं जाते हैं, दोनों की कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, दोनों को राज्यसभा 14 दिन ही रोक सकता है, ठीक है। और ये जो 3 है वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपका, यहाँ पर दोनों केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश होते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट है यानी वित्त विधेयक का उल्लेख 117 में दे रखा है क्लॉज 1 के अंदर, दोनों ही राज्यसभा में शुरू नहीं किए जा सकते हैं, यानी दोनों राज्यसभा में नहीं, यानी ना तो फाइनेंशियल बिल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और ना ही कौन सा मनी बिल। वित्त विधेयक की अगर बात करें तो उसके लिए संयुक्त बैठक हो सकती है, यानी फाइनेंशियल बिल के लिए जॉइंट सिटिंग की जा सकती है, लेकिन धन विधेयक के लिए नहीं की जाती। ये डिफरेंसेस हैं, देख लीजिएगा आप। अंतर दूसरा कौन सा है? राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, लेकिन वो मनी बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती है। दोनों ही सरकारी विधेयक होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? बिल सरकारी ही होते हैं, प्राइवेट कोई नहीं कर सकता है इसको। तो आज के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, वो भी मनी बिल के रिलेटेड। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आपको देखने हैं। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हम अपलोड करें आपके पास वीडियो सबसे पहले आए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।